नमस्कार। हिंदी विद के अवस्थी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी जो हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के श्रृंखला चल रही है, उसमें पिछले वीडियो में हमने आपको द्विवेदी काल के बारे में पढ़ाया था। आज हम छायावाद को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो बिना समय गवाए हम सीधे चलते हैं छायावादी युग की ओर, उसका समय जानते हैं और द्विवेदी युग से धीरे धीरे छायावाद युग का उदय कैसे हो गया, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसका जो समय है वो 1918 से लेकर के 1938 ईस्वी तक का माना जाता है। 1918 में द्विवेदी युग का समापन हो गया था। वैसे तो 1916 में जब निराला की पहली रचना जूही की कली आई, वहीं से परिवर्तन के स्वर गूंजने लगे। लेकिन छायावाद का उदय जयशंकर प्रसाद की रचना झरना के द्वारा समझा जाता है और जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक माना जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि छायावाद वास्तव में है क्या। वैसे तो विद्वानों के छायावाद को लेकर के अलग अलग मत हैं। जैसा कि अन्य युगों का अगर हम नाम देखें, चाहे वो प्रगतिवाद हो, प्रयोगवाद हो, नई कविता का युग हो, या पीछे जाएं जो भक्ति काल है, रीति काल है, उनके युग के नाम के आधार से हमें प्रवृत्तियों का बोध होने लगता है। लेकिन छायावाद के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। छायावाद नाम लेने से उस युग की क्या प्रवृत्तियां हैं, क्या साहित्यकारों की चिंतन धारा रही है, उसका हम नाम के साथ में कोई तादात्म्य स्थापित नहीं कर सकते हैं। हमें उस युग की प्रवृत्तियों को जानना पड़ेगा, उस युग को समझना पड़ेगा। छायावाद तो वैसे अगर हम देखें तो बहुत से विद्वानों का ये मत है कि जो प्रकृति में अदृश्य सत्ता है, उसकी छाया को जब हम देखते हैं, जब उसमें जो रहस्यवाद कहना चाहिए एक तरह का है कि जो प्रकृति के अंदर अव्यक्त सत्ता का दर्शन करना ही छायावाद है। या डॉक्टर रामकुमार वर्मा के शब्दों में अगर हम कहें तो जहां आत्मा की छाया, परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती है, तो यही आपस में छाया का सामंजस्य ही छायावाद है। लेकिन केवल इतना कह देने से हम छायावाद को पूर्णतः समझ नहीं लेंगे। छायावाद शब्द वैसे तो रोमांटिक वाद जो पाश्चात्य विचारधारा में रहा है, उसका यहाँ माना जाता है कि ये उसी रूप में चला था या उसी रूप में संचालित हुआ था। लेकिन केवल हम रोमांटिक बात को ही छायावाद भी नहीं कह सकते हैं। छायावाद के युग की संपूर्ण प्रवृत्तियों का जब हम अवलोकन करेंगे, संपूर्ण प्रवृत्तियां जब हम समझने का प्रयास करेंगे, तभी छायावाद हमें समझ में आएगा। वैसे डॉक्टर नगेंद्र ने तो इसको कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। अगर और हम व्यापक दृष्टि से देखें तो छायावाद का साहित्य जहां विषयनिष्ठ हुआ, द्विवेदी युग का साहित्य जहां विषयनिष्ठ हुआ करता था, वर्णन प्रधान हुआ करता था और सूक्ष्म स्थूल हुआ करता था, तो विषय निष्ठता, वर्णन प्रधानता और स्थूलता, ये द्विवेदी युग की विशेषताएं रही हैं। और इनके अपोजिट में, इनके विपरीत में कहना चाहिए कि विषय निष्ठ जो साहित्य था वो व्यक्तिनिष्ठ में बदल गया। विषयनिष्ठ साहित्य व्यक्तिनिष्ठ में बदल गया और जो वर्णन प्रधान था वो कल्पना प्रधान हो गया और जो स्थूल था वो सूक्ष्म हो गया। तो छायावाद विषयनिष्ठ, वर्णन प्रधान एवं स्थूल चिंतन का व्यक्तिनिष्ठ, कल्पना प्रधान एवं सूक्ष्म में परिवर्तन है। अब छायावाद शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया है वो मुकुटधर पांडे के द्वारा किया गया है। उनके द्वारा 1920 में एक पत्रिका, श्री शारदा पत्रिका में उन्होंने एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। इसके पहले छायावाद शब्द संज्ञान में भी नहीं था। अब पद्य में तो इसे छायावादी युग कहते हैं, लेकिन इस छायावादी युग के अन्य भी नाम हैं। बहुत सी परीक्षाओं में उसके जो गद्य के लेखक रहे हैं उनके नाम के आधार पर उसके अन्य नाम भी किए गए हैं, जैसे पंत युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, शुक्ल युग। गद्य में तो शुक्ल युग ही प्रचलित है क्योंकि शुक्ल जी का योगदान सर्वाधिक रहा है इस युग में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना सम्राट माने जाते हैं और उन्होंने जो
हिंदी साहित्य को योगदान दिया है, उसी के आधार पर उसे गद्य में शुक्ल युग ही कहा जाता है। चलिए हम छायावाद के युग की प्रवृत्तियां समझते हैं। छायावादी युग की सबसे पहली प्रवृत्ति है रहस्यवाद की प्रधानता। तो रहस्यवाद क्या है? हमने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम प्रकृति में किसी अदृश्य सत्ता को समझने का प्रयास करते हैं, वही रहस्यवाद है। मतलब प्रकृति में कोई ऐसी सत्ता विद्यमान है जो हमें दिखाई नहीं देती है, निराकार है, लेकिन उसका अस्तित्व है। तो प्रकृति की जो वस्तुएं हैं, प्राकृतिक जो संसाधन हैं, उनमें किसी अव्यक्त सत्ता का दर्शन करना ही रहस्यवाद है। तो इस युग के काव्य में रहस्यवाद की प्रधानता रही है। मानवतावादी दृष्टिकोण, ये तो बहुत बड़ा व्यापक दृष्टिकोण है। जयशंकर प्रसाद को अगर हम लें तो उन्होंने कामायनी में लिखा है कि जलद के फूटे कितने उत्स, दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु यह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। और वो कौन खड़ी रहे? ये मानवता। मानवता का अस्तित्व कभी न मिटे, एक मानव दूसरे मानव के कल्याण की सोचता रहे, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। व्यक्तिवाद की प्रधानता, जहां व्यक्तिवादी चिंतन हो, व्यक्ति के अस्तित्व को लेकर के चिंतन हो, वो व्यक्तिवादी चिंतन है, और वो भी इस युग की विशेषता रही है। प्रकृति का मानवीकरण, जब हम प्रकृति को मनुष्य की तरह रोता या पीड़ा में, दुख में, दीनता में अनुभव करते हैं, वही प्रकृति का मानवीकरण है। महादेवी वर्मा के काव्य का एक छोटा सा उदाहरण लें तो उन्होंने अपने को बदली के समान माना है, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो उन्होंने अपने अस्तित्व को बदली की तरह रखा है, बदली समझ लिया है अपने को। तो जब प्रकृति की चीजें मनुष्य की तरह व्यवहार करने लगती हैं, तो ही प्रकृति का मानवीकरण है, जो इस युग की प्रमुख विशेषता रही है। प्रेम एवं सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। वैसे तो प्रेम और सौंदर्य का अगर हम चित्रण देखें तो रीतिकाल में प्रेम का बहुत ज्यादा चित्रण किया गया है, लेकिन वो प्रेम लौकिक है, वो प्रेम शारीरिक सुंदरता को लेकर के है। लेकिन यहां जो प्रेम और सुंदरता का वर्णन किया गया है वो अलौकिक है, उसका सूक्ष्म चिंतन है। जैसे महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद का जितना भी कामायनी हो, चाहे वो नीरजा हो, निहार हो, सांध्य गीत हो, उसमें तमाम जो गीत हैं उनमें आप देखेंगे कि प्रेम का अलौकिक चित्रण है। वो भी इस युग की विशेषता है। राष्ट्रीयता की भावना, चूंकि उस युग में सन 1919 में जलियांवाला कांड हुआ और 1920 में असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, 1931 में कई क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई। इन सबके परिणाम स्वरूप इस युग में एक जो क्रांति की भावना जगी, तो वो राष्ट्रीयता का स्वर भी इसमें विद्यमान है, वो भी दिखाई देता है। मुक्त छंदों में अनुभूतियों को स्वर, वैसे तो जो पिछले युग रहे हैं उनमें तमाम परंपरावादी छंदों का प्रयोग किया जाता रहा है। हालांकि द्विवेदी युग में परिवर्तन हुआ, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने बहुत से नए छंदों का प्रयोग किया, लेकिन इस युग में आते आते कविता के मुक्त छंदों का प्रयोग किया गया, जहां कोई वैसा काव्य नहीं लिखा गया जो कि परंपरावादी नीतियों का अनुसरण करे। सारे ज्यादातर कवियों ने जो पद लिखे हैं या जो छंद लिखे हैं वो सब मुक्त छंद लिखे हैं, और उसमें आत्म अनुभव जो है, अपने अनुभव को ही उन्होंने विशुद्ध रूप में लिखा है। अब सबसे बड़ा नारी सम्मान, इस युग में जयशंकर प्रसाद की कुछ पंक्तियां आपने अवश्य ही पढ़ी होंगी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो नारी के प्रति जो एक परिवर्तित दृष्टिकोण है वो भी इस युग की सबसे बड़ी विशेषता है। नारियों के प्रति सम्मान का भाव, चाहे वो महादेवी वर्मा रही हो, उन्होंने तो नारी विमर्श को लेकर के सबसे ज्यादा लिखा है। जयशंकर प्रसाद हैं, निराला हैं, उन्होंने नारी विमर्श को लेकर के, नारी के सम्मान को लेकर के बहुत कुछ लिखा है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस युग के प्रमुख कवि कौन रहे, उनकी रचनाएं कौन सी रही हैं। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन चार कवियों को छायावाद का चार स्तंभ कहा जाता है। अगर छायावाद के स्तंभ की बात आती है तो वो छायावाद के स्तंभ कौन कौन है?
पंत प्रसाद निराला वर्मा। शार्ट में अगर इनके नाम को देखें संक्षेप में तो पंत प्रसाद निराला वर्मा के नाम से मशहूर हैं। महादेवी वर्मा की निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, जयशंकर प्रसाद का आंसू, लहर, झरना, कामायनी, सुमित्रानंद पंत ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन, चितंबरा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम का परिमल गीतिका। अब इसके बाद में ये तो कवि हो गए। अब हम गद्य लेखकों की बात करते हैं। जैसे हमने जिनके नाम पर हमने ये प्रसाद युग, प्रेमचंद युग या शुक्ल युग कहा जाता है, तो रामचंद्र शुक्ल जिनका चिंतामणि, विचारवीथी, त्रिवेणी, रसमीमांसा, प्रेमचंद गोदान, गवन, कर्मभूमि, सेवा सदन, मानसरोवर। मानसरोवर इनका कहानी संग्रह है जो 8 भागों में है। वैसे इनके बहुत से अन्य भी उपन्यास हैं और मुंशी प्रेमचंद के सभी उपन्यास हिंदी के अमूल्य मोती हैं, जिनको कभी समय मिले तो अवश्य पढ़िएगा। यथार्थ की भूमि पर लिखे गए हैं। बाबू गुलाब राय, ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, राम कुमार वर्मा का रेशमी टाई, ये एकांकी संग्रह है। चारुमित्रा नाटक, कौमुदी महोत्सव, ये रचनाएं हैं इस युग की। चलिए आज के वीडियो में छायावाद को लेकर के बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पुनः एक नए युग के साथ में मिलेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो।